ठीक है जी। यस सर। ठीक है जी। Yes, sir. This conference will now be recorded. तो आज मैं क्या करा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक रवि सर ने कुछ कुछ चीजें आप लोगों को करा दी है ऊप्स के अंदर ना, मैं थोड़ा सा उसी के ऊपर ब्रश अप कर रहा हूँ पहले कि चीजें आपको क्लियर हो। आई थिंक आप लोगों ने क्लासेस ऑब्जेक्ट समझ लिया है ना, इनहेरिटेंस करा दिया है ना। तो मेरे कुछ सवाल है आप लोगों से ना, ताकि चीजें थोड़ी ब्रश अप हो। अगर मान लो यार आपके पास कोई क्लास है आपके पास अकाउंट, ठीक है, और क्लास है आपके पास कस्टमर। तो कस्टमर क्लास है और एक अकाउंट क्लास है। मुझे आप ये बताओ कि इन दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप्स क्या बिल्ड करोगे आप? क्या आप इसे इनहेरिट करोगे या नहीं? एक कस्टमर का एक अकाउंट हो तो कस्टमर एक्सटेंड कर देगा अकाउंट, इनहेरिट करें हम या ना करें? कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर के अकाउंट तो हो गए। हाँ, तो हमें समझना इनहेरिट नहीं करेंगे, है ना। इनहेरिट नहीं करना है ऐसे केस में। इनहेरिटेंस के लिए आपको ये वर्ड्स, ये रिलेशनशिप वर्ड्स समझ के चलना है हमेशा जब भी कोडिंग करो। इज़ा और हैज़ा, इसे पकड़ के चलो हमेशा। तो कस्टमर इज अ अकाउंट नहीं बन सकता, अकाउंट इज अ कस्टमर भी नहीं बन सकता, लेकिन कस्टमर हैज अ अकाउंट बन सकता है। तो जब तुमने बोला ना हैजा, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट बनाओ और यूज करो। ऑब्जेक्ट बनाओ और यूज करो, दिस इज द वे आउट। तो जब भी क्लास के बीच में रिलेशनशिप निकालने, कौन सा वर्ड लगाओ, इज़ा या हैजा। जब इज़ा फिट हो तो इनहेरिट कर दो, हैजा फिट हो तो ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, अब कुछ कुछ चीजें मैं ना वो पिक कर रहा हूँ जो शायद नहीं हुई हो क्लास के अंदर, है ना। मैं थोड़ी ऐसी चीजें पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम्हारे ब्रशअप भी हो जाएंगे, कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। तो यहाँ आते हैं जावा टीएस से नवंबर। फ्राइडे में हमारा टेस्ट होने वाला है कॉलेज में, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, मतलब इस टाइप के जैसे आप हमें पूछ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब आते हैं, देखो जी, पकड़ कुछ और मेन में ईएमपी इक्वल्स टू न्यू ईएमपी लिखा, ऐसे करते हैं। जब आप ये लाइन लिखते हो, लाइन नंबर 6, तो आपको समझना होगा कि एम्प्लॉय ईएमपी इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय जो आपने किया, तो दिस इज इन हैजा, क्योंकि वन क्लास ने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यूज कर लिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम कोड में करोगे तो तुम हैजा ज्यादा करते हो, इज़ा कम करते हो। इज़ा जब भी देखना तो देखना पड़ेगा कि भाई क्या मैं पूरी चीजें उसकी यूज करना चाहता हूँ, पेरेंट की, तभी मैं इज़ा फिट करूंगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर आप लोग, है ना। अच्छा, अब इसी में ना कई बहुत सारी नई 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 बातें भी तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि जब भी तुम अच्छी कोडिंग करना चाहते हो तो इज़ा हैजा तो लगाना जरूरी है, लेकिन कोडिंग करते वक्त एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है सॉलिड, ये लगाना जरूरी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडस्ट्री के हिसाब से। तो सॉलिड में जो पहला प्रिंसिपल है ना, वो तो है एसआरपी, मेरे हिसाब से सब समझते भी उसे, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो क्लास है, एक क्लास एक काम करती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है ना, ऐसे एक क्लास से एक काम। तो इसलिए आप याद रखो, वन क्लास विल डू वन थिंग, है ना, वो सिर्फ एक ही काम करती है। सेम यही रूल है, वन फंक्शन विल डू वन थिंग। ये रूल यहां भी लगाना है हमें, क्लास पे भी और फंक्शन पे। इससे क्या होगा, कोड क्लीन बनेगा। तो इससे कोड क्लीन अप रहेगा तुम्हारा। अब ओ पे आते हैं, ओ अब राइट टाइम है ओ भी समझने का। ओ का मतलब है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वाला, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। वॉइस नहीं आ रही? बाकी लोग बताएं यार, अनुज बता रहे कि वॉइस नहीं आ रही है, बाकी हेलो लोगों को आ रही है? Sir, मेरी आ रही है। वॉइस क्लियर है क्लियर है एकदम? सर, क्लियरली ऑडिबल। एक बार यार मैसेज कर दो जिसके पास आवाज नहीं आ रही है ना, उसे बता दो कि वो अपने लेवल पे स्पीकर की आवाज बढ़ा ले या हेडफोन चेंज कर लेगा अपना। ठीक है, अच्छा आते हैं जी ओ की तरफ। ओ इज फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल का मतलब क्या है? देखो, कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी क्लास को देख रहा हूं
और उस क्लास के अंदर कोई लॉजिक लिख के बैठा है बंदा, है ना, मान लो कोई मेरा सीनियर है या मेरे साथ कोई कोलीग है, उसने ऐसा किया, या ऑफिस, ये प्रिंसिपल ना ऑफिस के साथ ही फिट होते हैं जब हम रियल टाइम कोडिंग करते हैं। तो मुझे लगा कि उसकी क्लास के अंदर ना ये फीचर मिस है, तो मैंने उसकी क्लास खोली और कोड कर दिया होगा। और इसकी वजह से ये हो सकता है शायद मैं कोड करूं, उसकी क्लास को करप्ट कर दूं, खराब कर दूं, उसके कोड को डिस्टर्ब कर दूं, उसके कोड को फंक्शनैलिटी गायब कर जाऊं, 2 वेरिएबल डिलीट मार गया गलती से। तो इसलिए हमें ना एक प्रिंसिपल से कहा जाता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। इसका नाम देखो ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्यों है। ये कहता है क्लास इज क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, मतलब दूसरे बंदे की जो क्लास है ना वो तुम्हारे लिए बंद है मॉडिफिकेशन के लिए। तो क्लास इज क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन एंड क्लास इज ओपन फॉर एक्सटेंशन। इसका मतलब अगर तुम किसी क्लास में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो उसकी क्लास को इनहेरिट कर लो, इनहेरिट करो और उसके मेथड्स को ओवरराइड कर दो, तो तुमने उसकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, ये इनहेरिटेंस जब पढ़ते हो ना तो ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखो, ओपन क्लोज। ठीक है, तो इसलिए हमेशा वर्ड याद रखना, क्लास इज ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो किसी भी क्लास को आपको मॉडिफाई नहीं करना। पता है जावा की क्लास खोल दी अंदर से, उन्हीं को जाके बदल दिया, है ना। अब इसका नुकसान देखो, अगर तुमने स्कैनर क्लास को उठाया उसको बदल दिया, तो जब नया वर्जन आएगा तो तुम नए वर्जन पे कभी माइग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने तो पुराने वाले वर्जन में चेंज कर दिया था और तुम्हारा कोड किस पे डिपेंडेंट है, पुराने पे। क्लियर हो गया तुम लोगों को? ठीक है, तो हमें ये भी समझ में आ गया। अच्छा, ये जो एल है ना भाई, एल वाला प्रिंसिपल, इसका ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है, इसलिए मैं पहले दिखाया था यहाँ से, ताकि तुम अपने हिसाब से लिस्कॉफ प्रिंसिपल है एक्चुअली में, तो यहाँ कर दो सॉलिड प्रिंसिपल, है ना। इसका कोई जावा से लेना देना नहीं है, पहली बात, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ज्ञान है। इसके साथ जब भी तुम देखोगे ना लिखा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल है, तो दुनिया कोई भी इंजीनियर, तुम किसी के साथ भी बात करते हो इसमें, कोई पाइथन पे बैठा हो, कोई डॉटनेट बैठा हो, उसका सॉलिड पता है कि नहीं पता, तो वो कुछ नहीं आता फिर वो कोड ही नहीं कर पाएगा, बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकता। तो देखो हमने एसआरपी पढ़ लिया और ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ये देखो लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ये ना बड़े बड़े दिग्गजों ने बनाए हैं ये प्रिंसिपल ना, 1988 में बनाया हुआ प्रिंसिपल है ये। ठीक है, 1988, तो आप समझ सकते हो कितने बड़े प्रिंसिपल्स है ना। तो यहाँ लिस्कॉफ क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये हमेशा प्रिंसिपल तब काम आता है, ध्यान देने वाला। तुम लोगों ने वर्ड पढ़ा है अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग। तो देखो अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग का ही जो नाम है ना वो है लिस्कॉफ, उसी को तुम बोलोगे लिस्कॉफ प्रिंसिपल। ये अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग पता चला तुम लोगों को कब यूज करना है प्रैक्टिकली, कभी लगा कि कब हम इसे जिंदगी में यूज करेंगे? हाँ, नहीं पता चल पाया कि कोई भी हमारी क्लास में बंदा जिसने पता लगाया हो? जब 2 क्लास मतलब एक मतलब 2 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना हो, नहीं ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले इन चीज एक नियम मान लो अपने आप, सब लोग जो ऑनलाइन भी है यहाँ पर भी, अगर कोई चीज तुम्हें ये पता ही ना चल पाए क्लास में कि इसका करना क्या है, तो टीचर को मत छोड़ो, पकड़ लो। चाहे मैं हूं चाहे रवि सर, दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई टीचर बोलता नहीं कि सर बताओ हमें नहीं पता चल रहा, दूसरे तरीके से बताओ, तीसरे तरीके से बताओ, चौथे तरीके से बताओ, 100वें तरीके से बताओ, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता चलना जरूरी है कि इसका करना क्या है। क्योंकि अब तुम इंजीनियरिंग में जा रहे हो यार, तुम किसी कंपनी में जाके एसेट बनोगे, काम करोगे किसी के लिए बढ़िया, तो तुम्हें ही नहीं पता, तो वो इंजीनियर बड़ा खतरनाक है ना। मान लो एक बंदा इंजीनियर बैठा हो, वो एरोप्लेन बना रहा हो, और उसे नहीं पता लाल तार के साथ हरी तार क्यों लगाई है, क्या लगा दीजिए, पढ़ा था इंटरनेट पे लाल के साथ है लगा देंगे, लगा दी बस। तो आप समझो ना, कोई भी आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा, उस एरोप्लेन में कोई बैठने के लिए भी तैयार नहीं होगा, कहेगा इसे खुद तो पता नहीं यार, है ना, हमें मार जाएगा। इसलिए डेवलपर को पता होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता होगा ना, बहुत कुछ बुरा करने वाले हो कंपनीज के साथ। समझ आ रहे हो? आपके ना सोशल, आप सिर्फ पैसे के लिए काम करने का मत सोचो, आप सबकी ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनीज। मान लो किसी बैंकिंग कंपनी में लग गए, 5 रुपए इधर कॉल होंगे, कई बार कॉल होंगे तो कई बार ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो इससे एक प्रिंसिपल टूटेगा कोड में, जैसे सॉलिड था ऐसी एक प्रिंसिपल है ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ, है ना, कि आपका कोड क्या ना हो, रिपीट ना हो। तो अब 2 वजह हो गई तुम्हारे पास, एक तो यार हमारे पास इनहेरिटेंस ट्री की जरूरत थी, एंड ड्राई भी जा रहा था।
क्योंकि हम रिपीट करते थे, क्योंकि सेम फंक्शन है ना, जो ऊपर से बार बार कॉल लगाएंगे तो कोड क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट कोड हार्ड टू मैनेज है ना। ये बातें ना अभी शुरू में ऐसे लगती है पता नहीं क्या हार्ड टू मैनेज है, जब प्रोजेक्ट बनाओगे दिख जाएगा हार्ड टू मैनेज है, नहीं हो पाएगा मैनेज। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं मुझसे। देखो यहाँ पहुंच के हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर तुम्हें दिख जाए। मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो मेरे ऑफिस में था, वही एज इट इज एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हें समझ में आएगा। ऑफिस में क्या होता था, मैं बैंकिंग में काम करता था, तो बैंकिंग में जो बैंक्स होते थे ना, वो अमीर गरीब बैंक होते थे। एक तो बहुत ही अमीर बैंक, जैसे कि जो जाइंट बैंक्स है, बैंक नहीं है। तो क्या हुआ, जब हम लोग आईसीआईसी बैंक के पास जाते थे, तो आईसीआईसी इज अ वेरी जाइंट बैंक। जाइंट बैंक, तो डेटाबेस भी बहुत बड़ा था। अब डेटाबेस पे उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, डेटाबेस पे मतलब डेटाबेस पैरेलली यूज चल पाए, है ना, लोगों को लेके। तो दे आर यूजिंग ओरेकल, नंबर 1 डेटाबेस फॉर आरडीएमएस, है ना। आरडीएमएस के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। फिर जो दूसरे नंबर डेटाबेस है वो माइस्क्यूएल है, वो भी ओरेकल ही खरीद लिया आज के डेट पे। तो ये भी पेड है ना, दो। तो ये दोनों ही नंबर 1 पोजीशन पे बैठे रहते हैं। मतलब अगर ये खरीदते हैं तो ये नंबर 1 बन जाता, क्योंकि ओपन सोर्स में बहुत ऊपर उठ गया था। उसके बाद पोस्टग्रेस है, पोस्टग्रेस फ्री है, लेकिन अगेन ये नंबर 1 नंबर 2 पे नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ बैंक्स के यूज कर रहे थे पोस्टग्रेस। फिर कुछ बैंक ऐसे थे जो यूज कर रहे थे H2, डरबी, है ना, कईयों के नाम ही नहीं सुने तुम लोगों ने, है ना। ऐसे और भी डेटाबेस है, छोटे छोटे डेटाबेसेस है। वो इन हर बैंक के पास क्या था, अलग अलग डेटाबेस है। ऐसे करके 50 डेटाबेस, गूगल पे सर्च करोगे 50-55 डेटाबेस निकल कर आएंगे अलग अलग जो बने हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई हम लोगों के लिए कि हम लोग जब कस्टमर को सॉफ्टवेयर बेचने जाते थे, तो हम उसे लिखे कैसे, है ना। ये बात कर रहा हूँ तकरीबन तकरीबन 2003-2004 के आसपास की, क्योंकि उस टाइम उस लेवल की टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी। तो हम लोगों ने एक आर्किटेक्चर बनाया उस जमाने में जाकर। वो क्या था, मैंने क्लास बनाई डीबी नाम से, डेटाबेस नाम से। मैंने कहा डेटाबेस में जो कॉमन चीजें हो सकती है ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और फिर उसके नीचे क्लास बनाएंगे, क्लास ओरेकल डीबी। ठीक है, जो एक्सटेंड्स करेगा डीबी को। तो जो कॉमन पार्ट होंगे ना, वो यहां डाल देंगे, आना, कनेक्शन क्लोज करना, कुछ कॉमन। This conference will now be recorded. तो यहां हम H2 पे जाकर क्या स्पेसिफाई करके आ गए, है ना। इधर से ध्यान से उतरिए इतना। तो H2 एक्सटेंड्स डीबी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है हमारे पास कि यहाँ डीबी है, उसके नीचे ओरेकल है, पोस्ट है, H2 This conference will now be recorded. बनाएंगे
कि कोई भी बुला ले, Oracle बुला ले, Postgres बुला ले, H2 बुला ले, कोई भी से बुलाए, बस इसी को बुलाए तो कोड एक बार लिखेंगे। पकड़ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ये स्पेसिफिक रीजन था यार। तो इसका मतलब ये हमेशा अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग किस टाइम पे आती है? जब ट्री बनते हैं, और ट्री बनेंगे, ऐसा होगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये कुछ कॉमन होगा, फिर नीचे उसके सब्स्टिट्यूशंस बनेंगे। और ये बहुत सारी जगह हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर Oracle वाला तुम लोगों को बता दिया, ऐसा और भी तो सिचुएशन होंगी। मान लो हम किसी शॉपिंग में काम कर रहे हैं, तो शॉपिंग में प्रोडक्ट नाम से क्लास होगी, प्रोडक्ट के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट नाम से क्लास हो सकती है ना, या फिर है ना, या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ट्री बनेगा वहां पर, और ट्री बनेगा तो कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन होगा तो हम यही काम करके आएंगे, अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग। अब हमने सोचा कि हम बुलाएंगे किसको? डीबी कॉलर को। अब तुम यहाँ ना कोड भर सकते हो, मैंने ज्यादा भरा नहीं है, तुम हर जगह अपना अपना कोड भर कर आ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर मैक्स ज्वाइन भर दिया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए कि भाई यहाँ मेरे पास जो मैक्स ज्वाइन है, इस पर लिख दिया SOP Oracle joins, ठीक है, मैक्स ज्वाइन। तो यहाँ पर मैंने मैक्स ज्वाइन लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया ओपन का मेथड, DB ओपन, यहाँ लिख दिया मैंने DB क्लोज का मेथड। ऐसे करके हम मेथड्स बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, यहाँ गए हम अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग में, मेन पे गए, मेन पे जाके देखो मैंने बुलाया DB कॉलर को, मैंने बोला DB कॉलर को बुला लो, DB इक्वल्स टू न्यू DB कॉलर। तो हमने बोला इसे बुलाएंगे, ये अपने आप दिमाग लगाएगा, तो हमने बोला DB डॉट कॉल, है ना। अब प्रॉब्लम ये है, इस कॉल में क्या लिखूं कि जेनरिक बन जाए? तो हमने ना इसके साथ एक वर्ड यूज किया, इस मेथड को ना पॉलीमॉर्फिक मेथड बना देंगे। पॉलीमॉर्फिक, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म की बात नहीं कर रहा, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब समझो गिरगिट मेथड। गिरगिट होता है ना, उसकी खासियत क्या होती है? हरे पत्तों पे जाता है, हरा हो जाता है ना, वुड पे जाता है, वुड जैसा कलर ले लेता है। बस हमें भी इस मेथड को ऐसे बनाना है। इसकी स्मार्टनेस ये हो, अगर मिलेगा Oracle तो Oracle जैसा बिहेव करेगा, MySQL मिलेगा तो MySQL जैसा बिहेव करेगा, Postgres करेगा तो Postgres जैसा करेगा। तो मैंने बोला इसके अंदर भेजूं क्या? तो मैंने इसके अंदर भेजूंगा पेरेंट। आर्गुमेंट देखो क्या है, पेरेंट। इसका मतलब पेरेंट जो है ना, उससे सारे चाइल्ड बने हैं, तो चाइल्ड के जो जेनेटिक्स होंगे वो पेरेंट्स से मैच करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि यहां जाकर ना मैं देखो न्यू Oracle लिख दूंगा। पकड़ना मेरी बात को, मैंने देखो ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? DB का, उसे कास्ट कर दिया DB में, उसे कास्ट कर दिया DB में। अगर आप सोचो तो ये लाइन ना ये बन गई है, DB ना, इसको कहते हैं DB2 इक्वल्स टू न्यू Oracle DB, ऐसा बना है। इसको बोलते हैं हम अपकास्टिंग, है ना। हमने क्या किया, ये बात समझ में आ गई ना, DB कॉलर क्या करेगा, है ना। अब देख सवाल ये था कि यार Oracle DB जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो कि ना चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड है तो उसके पास किसके फीचर है? पेरेंट के सारे फीचर है। मैंने ना यहाँ पर उसको क्या कर दिया, उसे ना अपकास्ट कर दिया, उससे क्या कर दिया जी? अपकास्ट कर दिया। अपकास्ट करने का मतलब क्या हुआ? वैसे बना दिया। इस बात को ना देखो समझाने के तरीके समझते हैं, आसान समझो। जब भी तुम कोडिंग में जितने रियल टाइम से जो आम जिंदगी है ना, जितना उससे रिलेट करोगे उतना समझ में आएगा। जैसे कि भाई एक हीरो है ना, ऋतिक रोशन, है ना, ऋतिक रोशन का फादर है राकेश रोशन, है ना। इन दोनों की फोटो देखते हैं एक साथ, ये एग्जाम्पल है पेरेंट चाइल्ड के, है ना। अब कोई ऐसी फोटो देखते हैं इसमें इन्होंने कपड़े भी एक जैसे पहन रखे हैं, है ना, और कुछ मैच करने की कोशिश करते हैं इन फोटोज से। तो इन फोटो से कुछ मैच करने की कोशिश करें तो ना ऋतिक की नाक और इसके डैड की नाक एक ही है ना, सेम मिली है, मतलब इनहेरिट हुई, वैसी की वैसी रख ली दोनों ने, है ना। आंखें भी वैसी ही मिली है दोनों को, बाल नहीं थे, है ना। और दूसरा अगर देखो तो उसके डैड में फैट है, इसने अपना वो लीन किया, है ना, उस तरीके से इसने, इसका मतलब इससे मिला तो होगा वैसा ही सब कुछ, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, उसको ओवरराइड कर दिया अपने हिसाब से। यही हो रहा है ना एक्चुअली में। लेकिन मैं बोलूं कि यार ऋतिक ने चीजें अपने डैड से ली है, डैड ने चीजें ऋतिक से नहीं ली है। पकड़ मारी बात। तो ऋतिक तो वापस अपकास्ट हो सकता है, स्लिम ट्रिम होना छोड़ दे, है ना, बालों पे ध्यान देना छोड़ दे, तो कुछ टाइम बाद बन जाएगा। ऐसा होता रहा, देखा भी होगा तुम लोगों ने, है ना। कई लोग होते हैं जब जवान होते हैं, फिर जब हमारी एज बढ़ रही होती है तो हम बिल्कुल वैसे ही दिखने, रिश्तेदारी में तुम लोगों ने ऐसा देखा है। इसको ना अपकास्ट हो सकते हैं। अपकास्ट होने पे हम क्या छोड़ते जाते हैं, जो हमें मिला था ना वो हम छोड़ते जाते हैं, हम वापस कॉमन में मिल जाते हैं, है ना। और वैसे भी आपको पता है रूल यही है, पूरे अर्थ का भी रूल यही है
कि सब कुछ वैसे कॉमन ही मिलता है, जब जब मरेंगे भी तब भी मिल ही जाएंगे ना, कहते हैं ना मिट्टी मिल जाते हैं, तो सेम थिंग इज हियर। अपकास्टिंग, तो अपकास्टिंग हमें कहाँ लेके आते हैं, पेरेंट की तरफ। तो जब मैंने ऐसा किया ना, देख इस लाइन पे कोड में, कौन से में, इस वाली लाइन पे, न्यू ओरेकल डीबी, जैसे मैं लिखा न्यू ओरेकल डीबी, तो हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तो बना ऋतिक रोशन, लेकिन हमने उसे बोला कि तू बन जा इस टाइम के लिए राकेश रोशन, उस टाइम के लिए। अब तो सिर्फ वो चीज यूज कर सकता है जो राकेश रोशन वाली है, तो उसकी नाक यूज कर ली, उसकी आंख यूज कर ली, उसका रंग यूज कर लिया, है ना, लेकिन तू वो ही नहीं यूज कर पाएगा जो तेरे पास अपने पार्टनर है। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यही हुआ एग्जैक्टली इससे। अपकास्टिंग का मतलब ये ऊपर की तरफ चले जाना। अब इससे क्या होगा, मैं वो फंक्शन तो कॉल लगा ही दूंगा ना। देखो जब मैंने ऐसा लिखा न्यू, इस लाइन को हटाए थे, इसका मतलब जब मैंने न्यू ओरेकल डीबी लिखा तो बनाया ऑब्जेक्ट किसका, चाइल्ड का, लेकिन उसे कन्वर्ट किस में करवा दिया। अब ये सिर्फ वो चीजें कॉल लगा सकता है जो डीबी के पास है, तो डीबी डॉट ओपन, डीबी डॉट क्लोज, Yes, sir. कॉमन चीजें कॉल होनी शुरू हो गई, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अब ऋतिक रोशन वाले फीचर तो यूज नहीं कर पा रहा, है ना, तो हम कहेंगे अब तू डाउनकास्ट हो जा, अब तू क्या हो जा, डाउनकास्ट हो जा। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? तो डाउनकास्ट करने के लिए हम ये पूछ लेंगे, भाई तू जो है वो ऋतिक रोशन ही है, तो ऋतिक रोशन ही तभी तो डाउनकास्ट होगा। बदले कोई भी आ गया एला मेला, उसने कहा मेरा डैड भी जी राकेश रोशन है तो हमने चेक करा कि डीबी, क्या तू ओरेकल से ही बना था, क्या तू ओरेकल से बना था? अगर तू ओरेकल से बना था तो तू ओरेकल है ना। अगर तू ओरेकल है तो हम बोलेंगे डीबी, ध्यान देना डीबी, और उसके आगे लगाएंगे ये वाले ब्रैकेट और बोलेंगे तू बन जा अब क्या, ओरेकल डीबी, और उसको ब्रैकेट डाल देंगे, प्रायोरिटी दे देंगे इसको। ये बात समझ आ रही है? देखो डीबी कन्वर्ट हुआ किसमें, ओरेकल डीबी में, मैंने इसको प्रायोरिटी दी, अब डॉट लगाया मैंने और मैंने बोला अब मुझे वो फंक्शन चाहिए मैप लो। ये मैंने क्या कर डाला, डाउनकास्ट। अब अगर तुम देखो तो इस कोड की वैल्यू पता क्या है, अब अगर मैं इसके अंदर कल को यहां से कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं और यहां डाल देता हूं दूसरा, तो मान लो जी मैंने यहां डाल दिया H2 डाल दिया, Yes. तो तब भी ये इन दो को तो बुला ही लाएगा, Yes. और जो स्पेसिफिक लगाने होंगे डाउनकास्ट करवा देंगे। तो अगर तुम देखो तो तुम्हारा ड्राई प्रिंसिपल बच गया ना, डुप्लीकेट हुई नहीं। यूज करना है कौन से? हाँ जी, सबको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो जब भी ड्राई अप्लाई करना होता है ना, कॉमन फंक्शन बनाना होता है। अब इस कोड की वैल्यू यार ये है कि जिस बंदे को पता है वो समझता है इनहेरिटेंस ट्री, जैसे वो बंदा इनहेरिटेंस, अब देखो तुम्हें मान लो समझ में आ गया, तो जब भी तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे होगे और तुम देखो यार इनहेरिटेंस ट्री यहाँ पर, तो इनहेरिटेंस ट्री तो एक कोड को बार बार बुला रहे हैं, तुम कहोगे ये क्या कर रहे हो, अपकास्ट डाउनकास्ट करो। अपकास्ट डाउनकास्ट करने के लिए एक फंक्शन बना दोगे, तो उसमें बोलोगे पेरेंट ही जाएगा तो अपकास्ट हो जाएगा। अब अगर तुम्हें स्पेसिफिक चाहिए तो उसे कन्वर्ट करो और कॉल लगा लो। अगर ये नहीं लिखो ये वाला फंक्शन, मान लो ये नहीं लिखते तुम, तो तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा, हर एक का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ओरेकल का अलग, H2 का अलग, सबका, और फिर सबके फंक्शन डॉट 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 लगा के कॉल लगाने पड़ेंगे। तो ओरेकल वाले से ओरेकल का फंक्शन कॉल लगवाओ, H2 वाले से H2 का लगवाओ। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर ये फंक्शन बढ़ते जा रहे हैं पेरेंट में, जो कि होगा, कॉमन चीजें बढ़ती जाएंगी। फंडा ये होता है कि जो बंदा पेरेंट क्लास बनाने की सोचता है ना, वो एक कोशिश ये करता है कि इसे ना वेनिला बना दो, है ना, वेनिला आइसक्रीम बस, और दुनिया में सिर्फ वेनिला आइसक्रीम ही बनती है सिर्फ, इसे सारी आइसक्रीम बनाई सकती है। तो बंदा सोचता है, बिजनेसमैन सोचे तो कहेगा वेनिला बना लो, और वेनिला इतना बढ़िया बनाओ कि उसमें सिर्फ फ्लेवर लगाओ, बस फ्लेवर लगाओ और दूसरी आइसक्रीम तैयार, तो एफर्ट कम जाएगा ना। तो अगर मान लो हम इसे 70% इतना स्ट्रांग बना दें कि सब कुछ 70% इसके अंदर है, तो बाकी एफर्ट कितना रह गया हर क्लास में, तो इससे आपका 70% कोड तो हमेशा सेम ही रहेगा, 30% में इफ लग जाएगा बस, जिसे तुम्हें कॉल लगाना पड़ेगा। और अगर तुम ये नहीं करो, समझ आ रही बात, तो नुकसान क्या है, हर एक के लिए बनाओ 100 हर बार, एक्चुअली में इट्स लाइक दिस। ठीक हो गया आप लोगों को? देखो भाई सबको क्लियर है अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग क्यों बनाई गई है, क्या रीजन है इसके पीछे? ठीक है, तो ये एग्जांपल है जिससे तुम याद रखो कि यार अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग कैसे होती है। जब कोई अपकास्ट होता है तभी वो डाउनकास्ट हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। जब कोई अपकास्ट होगा तभी डाउनकास्ट होगा ना, ठीक है जी। देखो यार ऑनलाइन जितने लोग हैं सबको समझ में आना जरूरी है, और ये सब ना एज है मार्केट में, है ना, मतलब पका पकाई चीजें मैंने बहुत बार खेल रखा है, मैंने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोगों का इंटरव्यू ले रखा है, उनसे पूछा है अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग क्या होती है, उनसे निकलती बात है, ये समझना।
इसकी वेटेज है। जब भी कोई चीज बहुत कठिन होगी, मुश्किल होगी, वो एक चीज पैदा करेगी, वो है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी सिर्फ तब भी पैदा होती है। अभी तुम सब लोगों ने वाला मैच देखा था इसमें विराट कोहली ने जितवाया था, कौन सा मैच था यार वो? है पाकिस्तान से। यार ये होता है, ये होता है। देखो इसे पता है पाकिस्तान से हुआ, इसका मतलब क्या? जब कोई मैच ऐसा फंसेगा जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, हालत खराब हो जाएगी, और जो प्लेयर उसमें से निकलवा देगा उसे हमेशा याद रखा जाएगा। अगर कोई ऐसा मैच होता है ना इसमें विराट कोहली वगैरह में से मार करके चल जाता है, जिम्बाब्वे कीनिया वीनिया खेल रही होती, इसे याद नहीं रहता है। ऐसे कितने मैच है जिसमें बहुत बड़े बड़े खेल के चले गए, किसी को याद ही नहीं है। मैच कौन सा याद रहता है? सिर्फ जिसमें हालत खराब हो गई हो, कोई हार गए थे हम तो, फिर वो निकलवा लाया मैच को। तो जहां मुश्किल होगा ना वही चीज याद रखी जाएगी, समझ लो। इसलिए इंडस्ट्री में अगर तुम्हें अच्छा पकड़ना है पैकेज, तो समझ लो एज लाओ, अपना एज बनाओ ऐसा कि जो चीज मुश्किल है ना वो तो पकड़नी पकड़नी है, उसे छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। तभी तो तुम भीड़ से लोगे, वरना भीड़ में हो। क्लियर है बात आप लोगों को? तो इंडियन टीम में कोई प्लेयर आ जाए, उसकी वैल्यू से तब बनती है वो, तब जो मैच जिसमें जीतने वाले हैं उसमें मारता है रन, किसी को मतलब नहीं है। उस मैच में रन मार के दिखा जब वो हारे हुए थे, बस वो प्लेयर शाइन कर जाता है। सेम इंडस्ट्री में शाइन करोगे इसी तरीके से। आगे बढ़ जाओ इससे, अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग। अब जब अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग पढ़ते हैं ना इनहेरिटेंस ट्री, तो एक अपॉर्चुनिटी और शुरू होती है तुम्हारे पास सीखने की। वो ये है कि बंदा सोचता है कि यार मैं बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा ओरेकल का या पोस्टग्रेस का या H2 का, इन्हीं का बनाऊंगा ना। लेकिन सोचो, एक मोमेंट के लिए सोचो कि किसी बंदे ने जाकर अगर ये कर दिया db डॉट कॉल न्यू db, सोचो ऐसा क्या गड़बड़ कर गया वो। अगर किसी बंदे ने db का ऑब्जेक्ट बना दिया तो क्या गड़बड़ है? सोचो। अच्छा, ओरेकल का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उससे क्या समझ में आता है? ये क्या ऐसा समझ नहीं आता? कैसे समझ आता है? अरे ये तो ओरेकल का ऑब्जेक्ट है, इसमें ओरेकल की चीजें होंगी। H2 का हुआ तो H2 की चीजें होंगी, MySQL का हुआ तो होंगी होंगी, लेकिन है तो MySQL स्पेसिफिक। MySQL स्पेसिफिक। जैसे मान लो यार तुमसे कोई पूछ ले कि तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो, तुम बोलो जी बीटेक कर रहा हूँ। अरे भाई बीटेक में क्या कर रहा है? कि मैं CS में हूँ या IT में हूँ, है ना। इसका मतलब बीटेक क्या है? जेनरिक, है ना। ये नीचे वाली चीज क्या है? स्पेसिफिक। जेनरिक का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। मान लो तुम्हारी डिग्री में से लिखा हो बीटेक, है ना। तुम्हारे पास ये स्पेसिफाइड ही नहीं किस चीज में तुम स्पेशलाइजेशन करके आए हो। तो सिविल वाले के बराबर बैठे तुम, मैकेनिकल के भी बराबर बैठे, तो तुम्हें क्या चाहिए? उसकी स्पेशलाइजेशन लिखी होनी चाहिए। तो ऐसा समझना इन रियल टाइम में ना जेनरिक ऑब्जेक्ट बनाना खराब चीज है, क्योंकि अगर डीबी का ऑब्जेक्ट बन गया तो उसे समझ में आएगा। क्या चीज? बहुत सारी जो भी हमने क्लासेस बनाई है उनमें इफेक्ट पड़ेगा। उनपे तो नहीं पड़ा इफेक्ट, लेकिन देखो ना उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि वो तो इनहेरिट करके आई नहीं थी, वो तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बन गए। लेकिन जो ऑब्जेक्ट किसी ने डीबी का बना दिया तो इफेक्ट क्या है ये नहीं पता चल पा रहा हो कौन से डेटाबेस की बात कर रहा है। आप इसे बहुत सारी जगह सोचो ना, आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने गए, मैंने आपका अकाउंट खोल दिया और आपका अकाउंट खुला, आपके अकाउंट पे लिखा रहा है योर अकाउंट इज ओपन। अब कौन सा अकाउंट है भाई? करंट है, सेविंग है, फिक्स डिपॉजिट है, लोन के अकाउंट है, क्या है? इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा ना। कनेक्ट कर पा रहे हो बात? इसलिए क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक। अब तुम सोचो ना, तुम लोन लेने चले गए, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, अलग तरीके के लोन होते हैं। तो लोन की एक पेरेंट क्लास बना दी क्योंकि तुम्हें ट्री दिख गया उसके अंदर, तुम्हें कॉमन फीचर यहाँ डाल देते हैं। किसी बंदे ने कोडर ने लोन का ऑब्जेक्ट बना दिया, और मान लो मुझे लोन मिल जाए, उस पर लिखा है यू हैव अ लोन। मैं अगला सवालों से पूछूं कौन सा लोन है? जब पर्चे पे लिखा ही नहीं लोन कौन सा, तो तू लेगा कैसे मेरे से लोन? मैं लोन दूंगा ही नहीं किसी को, कस्टमर मुकर जाएगा, मैंने देता लोन, तुम्हें तो पता नहीं है बैंक वालों को कौन सा लोन है, कितना इंटरेस्ट लगाओगे। करेक्ट कर पा रहे हो? इसलिए ना हमेशा कौन से ऑब्जेक्ट बनने चाहिए? चाइल्ड के, जो कॉमन पेरेंट है, जो कि जेनरिक, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। लेकिन बना दिया डेवलपर ने, तो डेवलपर तो बना देगा तो गड़बड़ है। तो हम उसे रोकेंगे, उसे रोकने के लिए हम यहां लगा देंगे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को? Yes. एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट। ये किसी से भी ट्राई करोगे ना तुम, बंदा बोलेगा यही आंसर। किसी पूछो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो कहेगा जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अगला क्वेश्चन इंटरव्यू का पूछेगा, ऐसी कौन सी क्लास होती है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता? बोलना है, फिर मारना है एग्जाम्पल।
फिर मारना होगा एग्जाम्पल उसको, क्योंकि उसने ये बात तो समझ लिया ऑब्जेक्ट नहीं बनता होगा, लगाया कहाँ प्रैक्टिकली इसे, प्रैक्टिकली बता कि कहाँ तू जाकर इसे फिट करेगा। तो बताओ यार, एक डीबी क्लास थी, एक ओरेकल क्लास थी, एक एचक्यू थी, एक माइस्क्यूएल थी, ये तीनों तो स्पेसिफिक थी, इनका पर्पस क्लियर था, लेकिन डीबी क्लास को तो सिर्फ एक काम था, इनहेरिट करो यूज करो। जब उसका काम ही इनहेरिट करो यूज करो है, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्या है? अगर कोई बना देगा तो वो तो कैसा हो गया, जनरलाइज्ड हो गया। हम कभी नहीं जिंदगी में पता लगा पाएंगे कि ओरेकल से कनेक्शन बनाना है या H2 से बनाना है, माइस्क्यूएल से बनाना है, तो हम उसे रोक देंगे। रोकने के लिए क्या करेंगे? ये बात तुम्हें बोलनी पड़ेगी इंटरव्यू के सामने एग्जाम्पल लेके कि देखो जी यहाँ इसका फिटमेंट था। तो ना हर चीज का फिटमेंट पता करेगा वो, कि उसे पता है, समझ रहे हो क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप मान लो पुराने जमाने में राजा हो या सैनिक हो, मंत्री हो, तलवार है आपके पास, तो याद है पुराने जमाने में क्या होता, टेस्ट होता था। अच्छा भाई तो जाती है तलवार चलने, चल टेस्ट दिखा अपना, चला के दिखाते थे वो, फिर पता चलता था कि हाँ जी से आती है या बस ये तलवार रखता ही है अपने पास। तो तुम्हें ऊप्स रखना नहीं है अपने पास, हाँ तब फायदा है। वो पूछेगा कहाँ किधर क्या लगेगा इसका, वो ये नहीं सुनना चाहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्योंकि हर बच्चा ही बोलता है इंटरव्यू टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। वो बोलेगा ऐसी कौन सी क्लास है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। तो तुम्हें एग्जाम्पल रेडी रखना होगा, एग्जाम्पल मारोगे उसके सामने, एग्जाम्पल समझते हुए बंदा समझ जाएगा। इससे ये क्लैरिटी है कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी कब नहीं बनेगी। हाँ जी, डाइजेस्ट हो रही है बात आप लोगों को कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज क्या है। तो ये हमें दिख गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज केस। अब क्या करते हैं भाई, हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसके अंदर ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब देखो क्या है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये है कि अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और उसमें लिखा एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, और सपोज मैंने यहाँ बोला लॉगिन, तो मैंने बोला हर डेटाबेस पे पहले लॉगिन करना पड़ता है तभी वो कनेक्ट होता है। तो मैंने ये सोच लिया लॉगिन करना पड़ता है हर डेटाबेस पे, लेकिन लॉगिन करने का तरीका भी तो अलग अलग हो सकता है। शायद किसी में पासवर्ड डालना पड़ता हो, किसी में शायद पिन कोड डालना पड़ता हो, किसी में शायद 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होती हो, शायद किसी में लॉगिन विद जीमेल से हो जाता हो लॉगिन। तो मुझे नहीं पता कि लॉगिन कैसा होगा, तो मैंने उसे एब्स्ट्रैक्ट बना के छोड़ दिया। एब्स्ट्रैक्ट बनाने का मतलब क्या है कि भाई ये जो लॉगिन है मेरे पास, जो मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिख के छोड़ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये मेथड मेरी चाइल्ड बनाएंगी। मैं फोर्स कर रहा हूं इस बार उन्हें, फोर्स कि अगर उन्होंने नहीं बनाया तो उनकी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? देखो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बनाई कि हम इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, और क्यों नहीं बनाना चाहते वो हमने रीजन देख लिया। फिर हमें ये भी समझ में आया कि यार ये पेरेंट क्लास है, इसमें जेनरिक फीचर होंगे। तो जेनरिक में हमें समझ आया ओपन क्लोज तो हमने बना दिया जो सबको मिलेगा, लेकिन एक ऐसा मेथड है लॉगिन जो मैं नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि लॉगिन जीमेल से भी हो सकता है ना, किसी भी हो सकता है, और हर डेटाबेस के पास अपना मैकेनिज्म होगा, लेकिन सबके पास होना जरूरी चाहिए वो मेथड। अगर कोई भूल गया तो गड़बड़ है। तो मैं डिसाइड किया कि एब्स्ट्रैक्ट बना के छोड़ देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बॉडीलेस है। अब जो भी चाइल्ड इसको इनहेरिट करेगा उसमें देखो एक एरर आएगा, सीधा एरर पढ़ो, द टाइप। द टाइप का मतलब है द क्लास। जब ये बोले द टाइप मतलब द क्लास। ओरेकल डीबी मस्ट, मस्ट समझते ना, करना ही करना पड़ेगा, मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड मेथड एब्स्ट्रैक्ट db.log। कहते ये बनाना पड़ेगा आपको, अगर नहीं बनाते तो हम पूछते हैं यार क्या होगा, पूछते यहाँ गए इस जगह, यहाँ जाके मैंने ना इससे क्विक फिक्स पूछा कि क्विक फिक्स क्या हो सकता है इसका। क्विक फिक्स से बोला, उसने कहता है इंप्लीमेंट कर लो जी चुपचाप से। अगर मैं नहीं मानू ना इसकी बात, तो मेरे को सिर्फ एक ही क्या कर लो, इसे भी एब्स्ट्रैक्ट करो। एब्स्ट्रैक्ट को अगर तुम देखो ना वो कर्जे की तरह है, कि अगर बाप ने लिया ना कर्जा, तो या तो बेटा उसे उतार दे इंप्लीमेंट कर ले, या खुद कर्जदार बन जाए एब्स्ट्रैक्ट लगा ले, और फिर तेरे नीचे वाले को समझ में आ गया आप लोगों को बात एब्स्ट्रैक्ट कैसे काम कर रहा है। तो यार ये फंडा है एब्स्ट्रैक्ट का, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। अब इंटरव्यू बड़ा चलाक होता है, इंटरव्यू कहेगा कि एक बात बता कि अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्या क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी? तो तुमने बोला हाँ। अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो मैंडेटरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी, लेकिन अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो जरूरी नहीं है मेथड भी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट हो। समझ आ रहा है आप लोगों को बातें? अब इससे ना देख लो कितना बड़ा फोर्स किया हम लोगों को कि यार ये मेथड तो बनाने पड़ेगा। ये सारे काम लोग ऊपर लेवल पे करते हैं। जब मैं सीनियर होता है ना, मैं सारे सोचता था, मेरा काम था सोचना, मेरा काम था जो
मजदूर इंसान ईंटें लगाता है ना हर रोज, तुम कोड लगाओगे बस हर रोज, है ना। जब सीनियर बनता है ना बंदा तो कहता है मैं कोड वोड तो हो गया बच्चों वाला खेल, वो तुम्हारे लिए होगा भी। जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे ना, ग्रो होते जाओगे, तुम्हें दिखेगा पीछे वाली चीज ना आसान होती जाएंगी। अब सोचो ना, आज तुम 2-3 महीने पढ़ते हो, फिर 6 This conference will now be recorded. लेक्चर मतलब सोचो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होगी, सोचो कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। अब तुम सोच सोच के सब बना दोगे, बाकी लोगों को इनहेरिट कर, और क्या कर भाई, जो जो मेथड मैंने बोले हैं उनकी बॉडी लिख। तो ना ओप्स करने का ना मौका हम ज्यादा देते नहीं है फ्रेशर्स को। इन रियलिटी जहां पढ़ रहे हो ना, जितना सीख जाओगे तब वो क्लियर है बात। इंडस्ट्री पता कैसी है, इंडस्ट्री इज लाइक क्रिकेट गेम। क्रिकेट होता है ना, उसमें बहुत सारे पैसे लगे होते हैं यार, बहुत सारे लोग टिकट लेके पैसा देख के एंजॉय करने आए हैं। तो कैप्टन क्या करेगा, कैप्टन सोचेगा यार ऊपर बीसीआई इंस्पेक्शन ऊपर और एंजॉय बढ़िया मार जैसा चाहिए, इधर मार दे शॉट, यही तो देखते हैं उसका। अलग अलग शॉट लेकर आए, उसको प्रमोट कर दिया होगा, क्या उससे बड़े बैट्समैन नहीं होंगे, लेकिन जो वो करता है T20 मैचेस में वो एक्सेप्शनल है। अब कब, क्योंकि हम जहां पैसा लग गया ना वहां सीरियसनेस आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो अब सोचो तुम क्रिकेट खेलने गए, है ना, और तुम क्रिकेट में टिप 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 मारे जा रहे हो, नए नए प्लेयर हो, टिप 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 मार के ओवर खराब कर रहे हो, तो क्या करा जाएगा, डिमोशन कर दिया जाएगा। चल पानी पिला, तुम एक काम कर, जब मेरा प्लेयर या कोई मेरा प्लेयर अगर थक जाएगा तो रनिंग कर ले, है ना, फील्डिंग कर ले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फील्डिंग में अच्छी कैच पॉइंट दिखानी पड़ेगी, है ना, छक्के पे वो कैच आ रही होती है ना, पकड़ के ले आए तो प्रमोट किया जाएगा। तो ना कॉर्पोरेट बिल्कुल सेम लाइक, बिकॉज वहां पैसा लगा हुआ है, तो आपको मौका बनाना पड़ता है, वहां पर दिखाना पड़ता है कि मेरे को चीजें आती हैं। जब आप दिखाओगे इंटरव्यू के टाइम में, तो वो नोट कर लेते हैं कि दिस कैंडिडेट हैज अ पोटेंशियल है, तो इसको हम टारगेट करेंगे इस जगह। समझ आ रही बात आप लोगों को। तो ये जितना क्लियरिटी यहां लाओगे ना, इस टाइम देंगे ऊप्स, है ना, ऐसा नहीं करने देंगे तुम खराब करो ऊप्स को, फिर वो करने देंगे नहीं, करने देंगे। अगर तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी है तो प्रमोट कर देंगे तुम्हें ऊपर, ऑटोमेटिकली मौका देंगे। हाँ जी, समझ में आ गया आप लोगों को। एरर भगाने का तरीका हम जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, वॉइड लॉगिन को जाकर क्या किया पता है आप लोगों को, ओवरराइड कर डाला मैंने, और अब यहां जाकर मैं अपना लॉजिक लिख दूंगा। तो ऐसे ही सबके साथ करना पड़ेगा। तो ये हमने समझ लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बिहेवियर क्या है, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बंदा क्यों बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्यों बनाता है। देख लो यार, किसी का कोई डाउट है, जो लोग ऑनलाइन है, कोई क्वेरी तो पूछ लेना। इसमें और भी नीचे बग्स रहेंगे, पता है ना, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा है ना, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया सब। दैट्स व्हाई ये डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स में सिखाता है। चलो, जब यहां से यहां तक पहुंचना, वापस आते हैं अपने उसी ज्ञान पे जहां पर थे हम। तो जब कोई लिस्कॉफ प्रिंसिपल पूछेगा तुमसे, तो उसका मतलब वो अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग पूछेगा। अब तुम्हें वैल्यू समझ आ रही है कि सॉलिड पूछते ही सब पता चल जाता है बंदे का, ऊप सॉलिड है या नहीं है। तो तुम्हें भी किसी का पता करना है, चल सॉलिड समझा, और कुछ पूछते नहीं मुझसे, जा अगर सॉलिड समझा देगा तो तुझे ऊप्स आता है, वरना नहीं पता उसे ऊप्स। ठीक है, अब आता है आई और डी। अब मुझे बताओ, तुमने इंटरफेस पढ़ा है भी या नहीं पढ़ा है ना, अभी नहीं पढ़ा है ना। तो आई और डी हमारे पास आएंगे इंटरफेसेस के लिए। देखो इसके ना प्रिंसिपल का नाम देते हैं, और ये मस्ट हैव प्रिंसिपल है, समझ लो। एक्सपीरियंस डेवलपर भी सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ के बैठा होता है, उससे भी सॉलिड पूछे जाते हैं, जैसे अब तुम पढ़ रहे हो। तो हमने लिस्कॉफ समझ लिया ना, अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग। देखो ये है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, और ये है डिपेंडेंसी इनवर्सन प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल है इंटरफेस पे बेस्ड है असल में, उसके बिना हम इसे नहीं समझ सकते। तो किक स्टार्ट ले लेते हैं, है ना, फिर डिटेल आउट करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है अपने आप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा एक जावा के अंदर एक फ्रेमवर्क है जो उसके ऊपर लिख दिया गया है, इस प्रिंसिपल के ऊपर। तो उसका असल में है ना, स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट तो उसके अंदर से निकले हैं। स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है जो मार्केट में सबसे पोटेंशियल लगता है। आज तक मैंने इससे बढ़िया फ्रेमवर्क नहीं देखा, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं इस फ्रेमवर्क का।
मैंने इस पे बहुत काम किया और बहुत ही रिफाइन है, इससे बढ़िया कुछ है नहीं अभी तक इंडस्ट्री में फ्रेमवर्क के नाम पे। बाकी सब ना क्या कर रहे हैं, ये ओरिजिनल है, बाकी सब इसको क्लोन करते हैं, इसके हिसाब से बर्ड कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स इसे यूज कर रहा है, इस फ्रेमवर्क को। नेटफ्लिक्स ने इस पर काम किया, और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं यूज होती, बट इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेमवर्क। बेटर है जो लोग जावा की तरफ घुसना चाहते हैं, है ना। जावा की एक अपना एक सेगमेंट है, लेकिन एफर्ट है, समझ लो। अभी तो जो बैक एंड में उन्होंने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, लेकिन है ना ये काफी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत सारे पोटेंशियल है इसके अंदर जो ये करके आता है। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को बात। अपाची लाइसेंस 2.0 पे फ्री है, यानी कि कोई कॉस्टिंग नहीं है अभी इसकी, स्प्रिंग की। इसका नाम स्प्रिंग इससे रखा गया था कि जावा बनाया तो उन्होंने दो चीजों में डिवाइड किया जावा को। एक जावा स्टैंडर्ड एडिशन जो तुम पढ़, फिर निकाला गया JEE। किसी जमाने में इसे बोलते थे लोग J2EE बोलते हैं। JEE जो उसे स्प्रिंग ने बोला ये विंटर्स है ना। आपको पता है ना, विंटर्स बहुत हार्ड होते हैं, सर्दियां बहुत हार्ड होती है, जैसे कई लोग नहाना बंद कर देते हैं उस टाइम पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, विंटर्स हार्ड है। तो स्प्रिंग कैसा है, बसंत, वो कैसा होता है, मस्त एकदम, ना गर्मी ना सर्दी। सेम, दैट्स व्हाई दे गिव अ नेम कॉल्ड स्प्रिंग। So they are saying spring is much easier than JEE। तो ये जो निकला ना स्प्रिंग, जो जिस वे में बनाया है स्प्रिंग को, वो प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल से ड्राइव हुआ था, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, यहां से ड्राइव हुआ है जी स्प्रिंग। ठीक है, इससे इस सोच से स्प्रिंग आगे बढ़ता चला गया और उसने फिर बहुत कुछ काटा, लेकिन शुरुआत यहां से हुई थी। तो पहले ना इंटरफेस का कुछ मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इंटरफेस क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या होगा बताओ। वो फ्रीलांसिंग के लिए कुछ बच्चे सेलेक्ट करने आए थे, तो सर्च में मैं सिलेक्ट हुई थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें स्प्रिंग पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने मतलब थ्योरी सा पढ़ा दिया था, तो इंटरेस्ट नहीं आया था। देखो स्प्रिंग पढ़ने के लिए ना पहले ये जो इनिशियल जावा है ये बहुत रिफाइन होना चाहिए आपका। जब ये बहुत अच्छा होगा तो स्प्रिंग खट 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 समझ में आएगा, और ना स्प्रिंग समझ ही नहीं आएगा। सर वो ये कहते कि इस जावा का सिर्फ बेसिक्स ही चाहिए स्प्रिंग। वो बच्चे है ना, वो तुम्हारे सीनियर कौन है, हाँ। बच्चा। अब समझो ना, वो बच्चा क्या सिखाएगा तुम्हें, अब तुम भी तो प्लेस होके क्या बन जाओगे, सीनियर। हाँ। तो वो हो तो अल्टीमेटली वही बच्चे ना। कितना 6 महीने साल एक्सपीरियंस वाला बच्चा, 6 महीने साल में तो कुछ भी नहीं पता चलता कंपनी में। 6 महीने साल तक तो ये समझ में आता है कंपनी करती क्या है यार ये करते क्या है लोग, है ना। आपको वो मौका मिलता ही नहीं कभी ऊपर आके बैठने का, देखने का कि क्या हो रहा है, क्या किस लेवल पे हो रहा है चीजों का। ये था मतलब कि इसमें 5 सेक्शंस होते हैं सब, लेकिन कोडिंग वगैरह नहीं। देखो स्प्रिंग में जाने के लिए सबसे पहला काम है, पहले अपना कोड जावा बहुत बहुत अच्छा करो। जो भी आप में से जावा में बहुत अच्छे होंगे मैं उन्हें अपने आप रिकमेंड कर दूंगा स्प्रिंग। स्प्रिंग करो फिर उसके बाद, क्योंकि स्प्रिंग मतलब टफ है, लोग कम है ना। और जावा अपने आप में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, जो मतलब सालों साल रहने वाली टेक्नोलॉजी, उसने अपनी मोनोपोली बना रखी है, वो नहीं हट सकती। बैंकिंग कभी खत्म नहीं होगी, जावा कभी खत्म नहीं होगा इस वजह से, है ना। उधर वो अपनी पूरी पकड़ बना के बैठा है, और बैंकर्स बहुत रिच होते हैं, पैसा है ना उनके पास, तो इसलिए कंपनी भी हमेशा जावा में बड़ी ही मिलती है, ये फायदा है ना। गली नुक्कड़ में कोई कंपनी नहीं खुलती जावा की, डेवलपर महंगे होते जाते हैं ना धीरे धीरे करते करते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं चलो इससे। लेकिन मैं हमेशा बोल के रखता हूँ बहुत सारे फ्लेवर लो, मतलब आईटी में आए हो तो आईटी है ही ऐसी लाइन। आईटी का मतलब है हमेशा कुछ ना कुछ उस पर करते रहना, वरना टिक नहीं पाता आईटी में कोई बंदा, आउटडेटेड हो जाते बहुत जल्दी। तो हमेशा ऐसा है कि अपडेटेड रहो बस इसके अंदर। चलो इंटरफेस के बारे में कुछ ज्ञान लेते हैं। इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी, क्योंकि उसमें चीजें बहुत सारी है ना, इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक है इंटरफेस।
इंटरफेस क्या कहता है पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरफेस का थॉट प्रोसेस, सिर्फ किक स्टार्ट ले रहा हूं आज, लेकिन इस प्रिंसिपल को मत भूलना। हमने अभी 3 प्रिंसिपल पढ़े, 2 प्रिंसिपल और पढ़ाने हैं मैंने आपको। SOL पढ़ लिया, ID और पढ़ाना है तुम लोगों को। ID पढ़ने का तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, तो तुम फिर किसी को भी ठोक पीट के बोल सकते हो सॉलिड है ना। तो किसी को भी तुम हिला दो जितना धुरंधर हो, क्या सॉलिड बता पहले, फिर बात करेंगे आगे से। स्प्रिंग वाले को भी हिला देना आप, स्प्रिंग वाले को क्या चल सॉलिड बता दो, ठीक है जी। तो अब आते हैं देखो इंटरफेस को समझने। इंटरफेस का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो ऐसा है कि जब कोई एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो, बहुत ग्रो हो रही हो, और उसमें भी ट्री बन रहा हो, फिर से ट्री बन रहा है देखो, लेकिन बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे पास एक ट्री बनेगा, तो मैं प्लानिंग कर लूं पहले, है ना। देखो ट्री बन रहा है, समझना इसको, है ना, कनेक्ट करना एक थॉट से। यहाँ जैसे होता है ना, पुराने जमाने में मुखिया होता था, फिर उसके नीचे बंदे हैं, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी तो होता है तुम्हारे पास, तुम्हारे कॉलेज में ऐसा होगा, कोई हेड टीचर होगा, डायरेक्टर होगा, ऐसे होगा ना। सोचो अगर तुम किसी कंपनी में यहां बैठे हो, इस पोजीशन में बैठे हो, और तुम इसके नीचे ही बनाने वाले हो, तो तुम प्लान करोगे पहले या बना दोगे? क्योंकि अगर प्लान करोगे तो सब कुछ सही ऑर्गेनाइज होगा। तो बस इंटरफेस इज मोर अबाउट द प्लानिंग। वो कहता है प्लानिंग करेंगे हम कि जो हमें आगे चल के बनाने वाले हैं ना, उसका ढांचा खड़ा करेंगे। तो जब भी हम इंटरफेस वर्ड यूज करेंगे, तो इंटरफेस का मतलब है कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जिससे तुम कनेक्ट कर पाओगे। एक गेम है, लोगों ने खेली, मैंने तो मैं बहुत गेम्स खेलता था, मैं खेलता था जी 7-7 घंटे गेम, है ना। तो ये गेम थी, बहुत पॉपुलर हुई थी, और ये मेरे टाइम में ना जो स्ट्रीट फाइटर थी ना, वो थोड़ी ऐसी थी, है ना, इससे भी पुरानी थी, इसमें तो फिर भी बहुत सारे प्लेयर आ गए, इससे पुरानी दिखती थी। तो जो स्ट्रीट फाइटर गेम है ना, जिन्होंने नहीं भी खेली हो, मैं इसलिए समझा दूं कि क्या है इस गेम के अंदर कहानी। ये जो बंदा है ना, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, ये है रियू एन केन, है ना। इस बंदे का नाम है केन, है ना, और इस बंदे का नाम है रियू, ठीक है। ये दोनों अपने आप में मार्शल आर्ट जो भी होती होगी, है ना, उसके चैंपियन है, ठीक है। ब्लैक बेल्टर से दोनों, ये ऐसी एक डुप्लीकेट बना रखा है, ये डुप्लीकेट गेम के लिए बना रखा है, लेकिन असलियत में मूवी है ना, उस मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनी। इसमें ये एक बंदा बैठा है, इसका नाम है होंडा, ये एक सूमो रेसलर है। ये अपने वेट से मारता है, किसी को मारता है तो इसका वेट और थप्पड़ इसके बहुत तगड़े तगड़े पावर खा जाता है। मैं सारी बातें समझा रहा हूँ, उससे तुम्हें प्लानिंग समझ में आएगी। इस प्लेयर का पंच ही जबरदस्त है, आप ध्यान देना। ये जो प्लेयर है ना, जब कभी गेम जिसने भी खेली हो, वो पंच बहुत तगड़े मारता था, है ना। ये किक्स बहुत अच्छे मारता है। इंडिया का भी एक प्लेयर है इसके अंदर, इसका नाम है ढाल सिंह। ये जादूगर है, गायब हो जाता है ना। स्ट्रेचेबल बॉडी है इसकी, योगा जैसी, किके लंबी लंबी मारता है। और इसी तरीके से बहुत अलग प्लेयर है, जिसमें से एक विलन प्लेयर था जो सबसे लास्ट में आता था, ये मिस्टर बिशन है ना। ये भी मैजिशियन टाइप है ना, उड़ के मार सकता है, ऐसे अलग अलग तरीके। ये ब्राजील का बंदा था, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ यार। तो ऐसे करके ना अलग अलग प्लेयर्स है, हर एक की अलग अलग कैपेबिलिटी है। तो जैसे आई थिंक ये वो प्लेयर है वेगा, ये उड़ के मारता था। तो सबके पास ना अलग अलग कैपेबिलिटीज है। अब मैं ये बात कैपेबिलिटीज क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूँ यार कि अगर हम एक गेम बनाने बैठ जाए, तो हमें सबसे पहले प्लान करना होगा गेम का। क्लासेस नहीं बनाएंगे हम बैठ के कि चलो क्लास लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो हर प्लेयर के पास सेम कैपेबिलिटी है। ध्यान से देखो तो हर प्लेयर पंच करता है, इसका मतलब ये भी पंच करता होगा, तो ये भी पंच करता होगा, ये भी पंच करता होगा, ये भी पंच करता होगा, लेकिन पंच में सबसे बेस्ट ये है ना। हर बंदा जाकर किसी प्लेयर के ऊपर कूदता भी होगा, जंप भी करता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पावर ये खाता है क्योंकि अपना वेट इसके पास सबसे ज्यादा है ना। किक सब करते होंगे, लेकिन किक्स में सबसे बेटर ये है ना। और अगर कोई जंप करता होगा तो वेगा सबसे बड़ी जंप कर सकता है, स्क्रीन से बाहर हो जाता था, जंप करके ऊपर निकल जाता स्क्रीन से, फिर आता था ऊपर से निकल के फिर पकड़ लेता था प्लेयर को। तो इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक के पास ना सेम फीचर है, अगर ध्यान से देखो तो, लेकिन सबके अंदर जो लॉजिक है वो कैसा है,
तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे केसेस में ना जब हमें ये ना सब क्लासेस बनेंगे नीचे, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना फीचर है, Yes. तो हम यहां जाकर डिस्प्ले करेंगे कि एक इंटरफेस बनाओ, उसका नाम रखो, मैंने जानबूझ के रखा आई प्लेयर। आई मतलब इंटरफेस, ये स्टैंडर्ड है मार्केट का, लोग रखते हैं ऐसे नाम है, इसलिए मैंने वैसे रखा आई प्लेयर, क्योंकि क्लास भी वैसी लिखी जाती है और इंटरफेस भी वैसे लिखा जाता है। पता कैसे लगेगा, आई लिखा होगा समझ जाएंगे इंटरफेस है। ठीक है, आई प्लेयर हमने बना दिया। अब इस आई प्लेयर में हमने सोचा कि प्लेयर क्या कर सकता है, किक कर सकता है ना, लेकिन कोड नहीं लिखा देखो, फिर जंप कर सकता है। तो हम सिर्फ इंटरफेस में जब जाते हैं, तो इंटरफेस में जाकर हम सिर्फ सोचते हैं व्हाट टू डू, है ना, व्हाट टू डू हम सोचते हैं, इससे इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। तो व्हाट टू डू में किक हो सकता है, जंप हो सकता है, रन हो सकता है, वॉक हो सकता है, ऐसे जितने सोच सकते हो ना वो सब सोचते हो। तो हमने वो सारी बातें यहाँ सोचनी शुरू कर दी, और हमने फंक्शंस, अभी तो मैं ऐसे ऐसे लिखता जा रहा हूँ, लेकिन असल में डेवलपर क्या सोचते होंगे, पंच होता होगा तो पंच की एक पावर होती होगी, तो पावर भी पास होती होगी उसके साथ, ऐसे वो पूरी ध्यान से सोचेंगे सारी बातों। अब जो मैंने लिखा ना, तो इससे एक बात समझिए, एक तो व्हाट टू डू सोचता है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कहता है क्लास से करवाएंगे। समझ, इसका लॉजिक किससे लिखवाएंगे, क्लास से। तो बोलता है कि मैं ना 100% एब्स्ट्रैक्ट, ये फर्क है जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसमें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना पार्शियल थी, पार्शियल मतलब बन कर तो बना लो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हाँ हाँ, कुछ की बॉडी थी कुछ की बॉडी नहीं थी, इसलिए पार्शियल एब्स्ट्रैक्ट थी। ये क्या है, ये 100% एब्स्ट्रैक्ट है। इसलिए जब हम ये लिख रहे हैं ना, ये फंक्शन, ये इंटरनली ऐसा है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड किक, ऐसा बनाया गया इसे। हमें लिखना नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो अंदर से कैसा है, 100%। ये जो बिकॉज ये 100% एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो ये भी इंटरनली ऐसे लिखा हुआ है, ये कमेंट पे लिख रहा हूं उसके में, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस ऐसा है जी अंदर से। क्लियर होगी बात आप लोगों को। तो ये इंटरफेस बनाया, तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फर्क ये समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शन की बॉडी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ना तो कोई कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर चाहिए जब कुछ इनिशियलाइज करना, कुछ है ही नहीं, सब तो 100% एब्स्ट्रैक्ट है, बॉडी है ही नहीं मेथड्स की, है ना। तो इसलिए दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड 100% एब्स्ट्रैक्ट। इसके साथ एक चीज और होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वो कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये भी हो सकता है कि सपोज मैंने बोला इंटीजर मैक्स पावर, कि प्लेयर की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 100। अब ये ऐसा लिखने का मतलब ये है, वो कहता है कि ये ना बाय डिफॉल्ट फाइनल इंट मैक्स पावर है। फाइनल समझते हो ना, Yes, sir. Change नहीं जो चेंज नहीं हो सकता, यही है। तो इसको हमने मैक्स पावर ले लिया, मतलब मैक्सिमम इतनी पावर मिलेगी, घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती मैक्स पावर। और ये बाय डिफॉल्ट ना पब्लिक भी है, Yes. और ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक भी है ना, यानी कि जब क्लास लोड होगी तभी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये ढांचा है, तो अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज इंटरफेस, तो आप बोल रहे हो इंटरफेस इज जस्ट अ स्केलेटन। आप बड़े बड़े वर्ड यूज करते हो, इंटरफेस जस्ट अ स्केलेटन, इंटरफेस जस्ट अ स्टैंडर्ड। प्लेयर का स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, तो इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड, इट्स लाइक अ प्रिंसिपल्स, इट्स लाइक अ गाइडलाइन, ये सब तो है इंटरफेस में हमने सेट कर दिया। अब क्या होगा, मेरी टीम में कोई नया बंदा आया, उसने कहा मैं रिव्यू बनाऊंगा जी, मैं वो बना भाई, क्या कर तू, रिव्यू लिख और इम्प्लीमेंट्स वर्ड लिख, और यहाँ लिख आई कि तू मेरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। Yes. अब अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो तेरा क्या काम होगा, ये सारे मेथड की बॉडी बना। अब इससे सोच रहे हो, मैंने लिमिट कर दिया, मैंने क्या बताया था कि जब सीनियर हो जाता है बंदा, वो सब सोच लेता है, सामने वाले बंदे से क्या करता है, तो ये कर, उसकी डायरेक्शन पे कर रहा है, सोच नहीं देता उसको। तो फ्रेशर से यही होगा शुरू में, समझ, जब तुम जाओगे तो कोई बंदा सोचने वाला बैठा है वहां पर, और तुमसे सिर्फ कराने के लिए हायर कर रहा है तुमसे, है ना। अब तुम उसकी तरफ तब पहुंच सकते हो जब तुम उसकी सोच में गड़बड़ निकाल दो, Yes. कि तुमने सोचे नहीं, तब वो आपको ऊपर लेकर आएगा कि ये मेरे पास ऐड ऑन करता है कुछ चीजें। तो रिव्यू पे जब हम गए तो यहाँ जाते के एरर आ गया, देखो कह रहे सारे मेथड बनाओ, तो हमने कहा ठीक है जी, क्विक फिक्स कर देते हैं, Yes. वरना बनाएंगे तो क्विक फिक्स करके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ये देखो जी, सिर्फ क्या करना है, हमें इसकी बॉडी बनानी है। अब सोचो रिव्यू के लिए भी यही, कैन के लिए भी यही, सभी के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन गया, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो इंटरफेस का ना ये एक यूज केस है जो हमें दिखता है कि इंटरफेस कहता है व्हाट टू डू, करो स्टैंडर्ड बना दो। और ये तभी होगा जब भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिखेगा कि भाई ये सब सिमिलर नेचर की क्लासेस हैं,
बस अंदर अंदर लॉजिक अलग अलग है, तो इनके ऊपर क्या बना दो पहले, एक इंटरफेस। इसका मतलब यहाँ पर भी ट्री होगा, तो यहाँ तो हमारा कोड रिपीट हो गया। यहाँ रिपीट कैसे हो रहा है? पंच अलग है सबके, किक्स अलग है, वॉक अलग है, जंप अलग है। फंक्शन तो ये जो हमने फंक्शन लिखे हैं तो रिपीट हो रहा है ना। नहीं ना, ये तो फिर लॉजिक्स होंगे ना इसके अंदर। अब जैसे कि मैंने बोला अगर ये रियू है तो रियू की किक होगी, रियू की पावर क्या है, वो कहता है, तो हमने बोला किक हार्ड, है ना। लेकिन अब अगर यही क्लास 10 होती और वो भी ऐसी करेगा, एक तो स्टैंडर्ड बन गया, देखो दोनों के पास सेम होगा सब कुछ, इसने भी ऐसे किया, लेकिन इसका क्या हम बोलेंगे, है ना, किक इज वीक, है ना, ऐसा बोल देते हैं। किक इसके वीक है, इतनी पावर नहीं लेके जा सकती, लेकिन पंच बेटर है इसका, तो हम बोलेंगे पंच हार्ड। लेकिन उसके पंच में क्या लिखेंगे, पंच वीक। तो बदल गया ना, अभी लॉजिक तो बदल गया आपका। यहाँ तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो हमें इंटरफेस का फंडा समझ में आया। तो इंटरफेस में प्रिंसिपल्स बनाता है सिर्फ। जैसे तुमने जाके मान लो महात्मा गांधी की किताब पढ़ ली, अब तुमने समझ लिया इसके प्रिंसिपल्स बड़े अच्छे हैं, ऐसे ऐसे इसने बात बोली, तो अपनी लाइफ में इस टाइम पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे उसे। अब वो उस टाइम थोड़ी है ना, यहाँ जाके थोड़ी बोलोगे तुम अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब तो नहीं बोलोगे ना ऐसा। तो समझने की कोशिश करो कि हमें क्या करना है। इंटरफेस जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस इंटरफेस पे जाकर व्हाट टू डू में जाकर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए अगर आप इंग्लिश के वर्ड पे फोकस करो ना, इंप्लीमेंट की समझने की कोशिश करो कि मैं अगर बोलूँ कि मैंने जाकर महाभारत में गीता पढ़ लीजिए, तो मैं बोलूंगा गीता पढ़ने के बाद मैं बोलूंगा आई इंप्लीमेंटेड द गीता श्लोक्स इन माई लाइफ। अब गीता जिस जमाने में बनी थी उस जमाने में तो लोग गदा लेके घूमते थे, धनुष बाण लेके घूमते थे, उस टाइम का तो जमाना भी वो अलग था। आपका कैसा है, बिल्कुल अलग है। जैसे कि अगर मान लो उसे इंटरफेस की तरह मान लो, गीता ना इज लाइक एन इंटरफेस, तो समझ में आएगा, क्योंकि उसमें सारी बातें ना लिख रखे भाई, उसमें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। उस गीता में ऐसे लिखा ना, सुबह उठना है 6 बजे, ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर ये करना है, ऐसे लिखो तो जिंदगी और आसान होती है। कि सारे लोग क्या कर रहे होते, उस प्रिंसिपल फॉलो कर रहे होते। वहां तो लिख दिया कर्म कर फल की इच्छा मत। अब बंदा परेशान है, अरे भाई कर्म करूं, क्यों कहेगा कर्म करूं, कर्म कर ही इसलिए रहा हूं कि फल चाहिए मुझे, या नहीं। वो तो फल को देख के कर रहा है। अब लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने वाला बंदा सचिन तेंदुलकर आया, सचिन तेंदुलकर ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। कैसे इंप्लीमेंट कर दिया, वो कहता है भैया मैं तो, उसके पास फरारी है, आपको पता ना, फरारी गिफ्ट करके दी गई, दुनिया जान की बैंक बैलेंस है, दुनिया जान की कंपनी उसकी खुली है। एक बंदे ने उसे पूछा सचिन तेंदुलकर से, अपने इतना पैसा लिया, फल है ना, तो उसने पूछा इतना कमा लिया कैसे, कहता मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ। इसका तो क्या करता है, कर्म करता रहा, बैटिंग करता रहा, तो पैसे आते रहे। उसने प्रूव कर दिया प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है आप लोगों को बातें। तो फंडामेंटली कैन में क्या कोड होगा, वो प्रिंसिपल हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो हमें नहीं पता। हाँ जी, डाइजेस्ट आप लोगों को मेरी बात। तो इम्प्लीमेंट्स वर्ड तभी उसका है कि गीता पे क्या किया, हम गीता के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट में डिफरेंस दिख गया तुम लोगों को, है ना। वहां पर कितना अच्छा वर्ड एक्सटेंड्स, कि भाई जो फीचर मिला उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और लेकिन यहाँ हमें कुछ मिला नहीं है, यहाँ तो सिर्फ क्या कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इसलिए इम्प्लीमेंट्स बनाया लोगों ने। ठीक है जी। तो थिंक लोगों इंटरफेस क्या कर रहा है ना, हमने किक स्टार्ट ले लिया। कल हम इसकी डिटेल में घुसेंगे और वो 2 प्रिंसिपल जो है आई और डी वो कवर अप कर जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन है, किसी का डाउट है को पूछ लो। कौन से है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, उसको पकड़ दे। एक क्वेश्चन है यार बहुत बढ़िया, इसने जो पूछा है, कहता है यार ठीक है आपने बोल दिया इंटरफेस में ऐसा होगा, अब जो आया प्रिंसिपल आए, है ना, अब इसको मैं इसे ना दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट करता हूँ देखो लाइफ में। जो प्रिंसिपल्स है ना, जब जो लोग प्रिंसिपल्स, क्यों प्रिंसिपल एब्स्ट्रैक्टेड है ना, हम ये वर्ड बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्टेड। जैसे गीता में सारी बात एब्स्ट्रैक्टेड है, किसी की उसको समझ में आती, किसी को समझ में नहीं आती पूरी। तो मैं समझते हैं किसी ज्ञानी ध्यानी बंदे ने प्रिंसिपल समझ लिए, प्रिंसिपल्स गॉड लिखता है ना, इंटरफेस लिखता है गॉड, मैं समझ लेता है। जैसे यहाँ पर हमारी कंपनी में जो गॉड है वो आर्किटेक्ट है, बहुत ज्ञानी इंसान।
जो सोच ले दूरदर्शी इंसान है, बातें सोच लेता, किक होगी, पंच होगा, इंट पावर होगी, है ना, ऐसे सोचते तभी डेवलप भाई दिमाग लगता था ये क्या सोचा इसने, क्या लिखूं मैं इसके अंदर। तो आप समझना यहां बैठकर इसने सोच लिया हुआ, हमें नजर में आया कि यार ये वाली क्लास, ये वाली क्लास, ये वाली क्लास जो बनेंगी, इन तीनों में जो प्रिंसिपल में जो कोड होगा वो सेम होगा। जैसे हमने बोला यार, हर प्लेयर की जो वॉक करने का स्टार्टिंग वॉक होगी ना, लेफ्ट टू राइट ही होगी। वो स्क्रीन पे जब आएगा ना तो कैसे आएगा, लेफ्ट या राइट चलकर खड़ा हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इस बात को कनेक्ट करता हूँ, जब आप जाकर स्ट्रीट फाइटर गेम पे जाते हो, है ना, ध्यान देना इस बात पे। तो अगर मैं यहां से टूल्स में जाकर, टाइप में जाकर, इससे आपको सबको समझ में आएगा, जिफ खोल देता हूं उसकी। तो ये ना इन दोनों की एंट्री का स्टाइल होगा जब ये आते होंगे लड़ने के लिए। तो आप ध्यान देना, इनका जो पोज है ना आने का, वो कैसा है, सेम है, बिल्कुल सेम पोज भी आया दोनों के दोनों। ये देखा था स्टार्टिंग देखी थी आप लोगों ने, स्टार्टिंग में ना देखो दोनों हिल रहे हैं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, यानी कि ये कैसा फेज है, सेम। उसका मतलब जो भी आएगा ना, बिकॉज वो सब प्लेयर है, तो प्लेयर की जो एंट्री होगी वो सेम ही होगी, सब आकर एक जगह फाइटर की तरह हिल रहे होंगे ऐसी, है ना। फिर वो बाद में लड़ेंगे अपने मूव्स लेकर, जो उनके पास मूव्स होंगे। जैसे कि रयू के में हमें एक मूव दिख रहा है कि तो ना ये, है ना, इस पिक्चर में भी ऐसे दिखाया गया कि रयू और केन जो होते हैं ना, ये दोनों लोग किसी बंदे के पास जाते हैं सीखने के लिए, वो इन्हें कोई ऐसी पावर सिखाता है निकालना। तो केन पहले सीख जाता है, फिर रयू सीखता है, ऐसे कर करके धीरे धीरे दोनों सीखना शुरू करते हैं। तो वो दोनों इवल हो जाता है, रयू गुड बना रहता है हमेशा, फिर दोनों की लड़ाई होती है, ऐसे इस पिक्चर का कंसेप्ट है। तो वही वो पावर दिखा रहे हैं, आपस में पावर कोलाइड हो रही है। सो थॉट प्रोसेस कि इसका मतलब तो ये भी होगा यार कि कुछ तो कॉमन भी होगा, बस समझ ली ये कुछ कॉमन होगा। तो हमें ऐसा लगा 10 मेथड होंगे यहाँ पर, 10 में से शायद 3 होंगे, ठीक है, और 10 उठा के ले आओ, है तो बेचारी एब्स्ट्रैक्ट ही, इसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, और सारे एब्स्ट्रैक्ट है। और इधर जाकर क्या करो, है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इसे बोलते हैं पार्शियल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि इसमें ना Conference will now be recorded. में से डेवलप बहुत अच्छा बनेगा, जो है ना सोचेगा चीजों को ना। क्योंकि देखो ये सारे ना हथियारों की तरह है, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ऐसा पढ़ लिया, वैसा पढ़ लिया, अब वो पढ़ तो लिया, अब कौन सा कब चलेगा, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है यार। ये दिमाग लगाते जाओ, पता चलता रहे, क्यूरियस रहना पड़ेगा, तो आगे तक बहुत सीखने को चीजें मिलती जाएगी। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोगों के लिए, ये बात भी समझ चलो, जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो जमाना है, मैंने एक बार किसी जगह पढ़ रहा था किताब, वहां पर से निकली थी बातें, कहता हर टाइम ना एक वर्ड आता है, इस जानते हो ना इसका मतलब, एरेना। एरेना मतलब क्या होता है, जैसे अखाड़ा होता है ना, एरेना टाइप उसे बोलते। तो एरेना ना एक टाइम होता है, अगर हम बड़े लेवल पे बोले तो एक टाइम आता है हर चीज पे। जैसे सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी ना, मानव जाति जब आई होगी, तो सबसे पहले जो शुरुआत में वही राजा रहता था जो सबसे ताकतवर होता था। जो सबसे सेहतमंद इंसान होगा, इसमें सबसे ज्यादा ताकत होगी, वो पकड़ के पीटेगा और बन जाएगा राजा, जैसे कि बंदरों में होता है, नहीं तो खट्टा खट्टा बंदर होता है, वही राजा बन जाता है, बाकी सब उसकी बात मानते हैं। फिर एक टाइम आया कि ये खत्म हुआ, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होगी ना, तो जमींदारी आ गई। फिर उसके बाद ये खत्म हुआ, फिर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जब जिसके पास सबसे बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, ऐसे होता है स्टील कंपनीज, ये सब कंपनी हुआ। आज की डेट में जिस जमाने में तुम बैठे उस वक्त पता क्या काम है, जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल होगा वही सबसे ऊपर आके बैठेगा। जैसे कि फेसबुक, फेसबुक वाला जो बंदा था, कॉलेज में पढ़ता था, आज उसको इतना पैसा है कि इंडिया की इकोनॉमी चला दे वो, समझ रहे हो बात। अब जाके शायद आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि फेसबुक की कंपनी का कुछ कुछ लुट पिट रही हो, डाउन हो रही है, लेकिन उसने इतना पैसा कमाया है ना। हाँ, स्टीव जॉब्स एप्पल बनाने वाला गैराज में काम कर रहा था। लेकिन मैं समझा रहा हूँ ये जो टाइम है, यानी कि जितने युग आए ना, अब इन युगों में जिस टाइम पे तुम हो, सबसे अच्छा युग है। ना यहाँ जमीन चाहिए, ना यहाँ ताकत चाहिए, ना यहाँ फैक्ट्री चाहिए, सिर्फ दिमाग चाहिए। दिमाग है, पैसा है, हर बंदा और नीचे से उठ के ऊपर आ सकता है स्टेट में। और तुम देख रहे हो अपने आसपास क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, जो कंपनियां खुल रही हैं, यही सब हो रहा है यहाँ पर।
ये टाइम वापस नहीं आएगा कभी, ऐसा टाइम जो अब आया, शायद फिर कोई और एरा ना होगा आगे चल के, लेकिन ये सबसे बेस्ट टाइम है। इसलिए जितना नॉलेजेबल बंदे बनोगे उतने पैसे कूटोगे मार्केट में आगे चल के। क्लियर है बात आप लोगों को? चलो जी, वाइंड अप कर रहा हूं मैं। कोई डाउट है किसी का जो ऑनलाइन है? नहीं सब बेटर। चलो जी, फिर हम वाइंड अप करते हैं, फिर हम मिलते हैं कल। ऑलरेडी थैंक यू।